हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो आपके HCS एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बिफोर गेटिंग इनटू दैट, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। गोयला क्लासेस की तरफ से हमारी सर्व ज्ञान सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इस सीरीज के अंदर आपको GS का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपके 200 प्लस लेक्चर होंगे और उन लेक्चर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। इन टेस्ट सीरीज के अंदर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ कंप्लीट टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके अंदर आपके CSET और जो दूसरे GS के सब्जेक्ट हैं वो डिस्कस करवाए जाएंगे। उन टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको गोयला क्लासेस की वेबसाइट पे प्रोवाइड किए जाएंगे। डिटेल सॉल्यूशंस होंगे, तो जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो बात करते हैं हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से पूछा गया है। ये आपका HCS 2021 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। देखिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है आपकी, वो आपकी इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में पड़ती हैं। ये जो आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, अगर मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताऊं, देखिए इस हिस्से में जो आपको नजर आएंगे माउंटेन रेंज, वो आपके वेस्टर्न घाट होंगे और इस हिस्से में जो नजर आएंगे वो आपके ईस्टर्न घाट होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी वेस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कॉन्टिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर बता सकते हो। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। अनाईमुडी वेस्टर्न घाट में पड़ता है, ना कि ईस्टर्न घाट में। सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, वेस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कॉन्टिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट, ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। वेस्टर्न घाट आपके हाई इन एलिवेशन है और मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज है कंपैरेटिवली टू ईस्टर्न घाट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। देखिए ये आपका पेनिसुलर इंडिया है, जो वेस्टर्न घाट है, इस डायरेक्शन से आपकी मानसून जो है उसका अराइवल होता है। मानसून जो है आपकी मैक्सिमम जो रेनफॉल है आपकी वेस्टर्न घाट में करती है। सो यहाँ से मैक्सिमम रिवर का ओरिजिन होता है। सो जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। और फोर्थ की बात करें, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो अगर हम देखें ऑप्शंस में 3 और 4 आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 3 एंड 4। नेक्स्ट मूव करते हैं अलग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो पामीर हिमालयस या फिर पामीर माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय जंक्शन और नॉट ऑफ दी। देखिए पामीर की अगर मैं बात करूं तो पामीर क्या है आपका, एक एरिया है, ज्योग्राफिकल एक एरिया है जहां पर आपकी अलग अलग माउंटेन रेंजेस आके मिलती हैं। ये आपका पामीर रहा, यहां पर आपकी अलग अलग माउंटेन रेंज आके मिलती हैं। इस पामीर नोट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो ये वो जगह है जहां पे आपकी माउंटेन रेंजेस आके मिलती हैं। सो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। पामीर माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय जंक्शन और नोट। ऑप्शन ए है आपका टियान शान, कराकोरम, कुनलुन एंड धौलाधार रेंजेस, नागा पर्वत, कराकोरम, कुनलुन एंड हिंदू कुश रेंजेस, टियान शान, कराकोरम, कुनलुन एंड हिंदू कुश रेंजेस, या नन ऑफ द अबव। देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, टियान शान, कराकोरम, कुनलुन एंड हिंदू कुश रेंजेस। ये भी आपका HCS 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट 1 है आपकी सिक्किम हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवास विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द जाफरान। स्टेटमेंट 2 है आपकी करेवास आर थिक डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोरेन्स। कुछ कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान देंगे तो करेवास यहाँ पर एक कीवर्ड है आपका, दूसरा आपका जाफरान है, तीसरा सिक्किम है फर्स्ट स्टेटमेंट में, और सेकंड स्टेटमेंट में बात करें तो यहाँ पे ग्लेशियल क्ले और उसके बाद मोरेन्स। अगर मैं इन वर्ड्स की बात करूं तो जो आपका सिक्किम है ये आपके नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया पड़ता है,
अगर इंडिया की बात करें इस तरह से आपका जा रहा है तो यहाँ पर आपका सिक्किम पड़ता है, नेपाल उसके बाद सिक्किम। सो सिक्किम जो है वहां पर करेवास नहीं होते हैं। पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहीं पर गलत हो जाती है। तो करेवास क्या है एक्चुअली में, करेवास आपके ये देखिए इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका दिखाई दे रहा है इनको करेवास बोलते हैं। ये एक तरह से आप लगा लीजिए मैदान है, जिस तरह से पहाड़ों के जस्ट बाद आपके जो एरिया स्टार्ट होता है वहां पर मैदान होते हैं, उसी तरह से ये आपके करेवास जो है मैदान है। लेकिन ये जो मैदान है या फिर जो प्लेन्स है इनकी जो फॉर्मेशन है वो ग्लेशियर के डिपॉजिट हैं उनकी वजह से होती है। ये मोरेन्स जो टर्म है आपकी, जब हम ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर मोरेन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम के अंदर करेवास नहीं होते हैं, और जो जाफरान है ये आपका सैफरन होता है। सैफरन आपकी केसर की एक लोकल वैरायटी है जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी, तो जाफरान उसी को बोलते हैं। जो करेवास होते हैं वो जाफरान की फॉर्मेशन प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि सिक्किम वर्ड यूज किया है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेवास आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शन देखें आपका तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी और फर्स्ट फॉल्स होगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन है आपका, मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, also used for the manufacturing of the ferroalloys। स्टेटमेंट 2 है आपकी, मैग्नीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम। देखिए स्टेटमेंट 1 जो आपकी है वो करेक्ट है। मैग्नीज जो है एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन के लिए। स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन मतलब होता है आयरन को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और से तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज आपको देखने को मिलेगी। ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं इनको अलग करने के प्रोसेस को ही स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन बोलते हैं, और उसके अंदर मैग्नीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, मैग्नीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम। स्टेटमेंट 2 भी आपकी करेक्ट होगी यहाँ पे। धारवाड़ सिस्टम क्योंकि मेनली जो आपके इंडिया के अंदर है आपको धारवाड़ सिस्टम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, वैसे मैग्नीज आपको सभी तरह के जियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि आर्किन हो गया, धारवाड़ हो गया, लेकिन इंडिया के अंदर क्योंकि धारवाड़ सिस्टम प्रोमिनेंट है तो वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बहुत करेक्ट है। हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी जो आपका है वो आपका राइट आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 जो है आपकी प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है। 2021 के अंदर HCS ने ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उस टाइम पर ये आपकी जो डिजास्टर थी आई थी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपके HCS है वो करंट अफेयर के साथ आपके ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उनको रिलेट करके पूछ सकते हैं। ऐसा ही सेम पैटर्न आपका UPSC के अंदर भी रहता है। सो मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिजास्टर विच स्ट्रक उत्तराखंड एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट इन फरवरी 2021। देखिए जो डिजास्टर शब्द है इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। डिजास्टर्स आप लगा लीजिए, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आएंगे, ड्रॉट्स होंगे, या फिर अर्थक्वेक आएगा किसी भी तरह का, या फिर आपके जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज कर रहा है, एक्सट्रीम सीजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। गर्मियां होती हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंस गर्मी होती है, सर्दियां होती हैं बहुत इंटेंस सर्दियां होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आपके डिजास्टर बोला जाता है। तो हुआ क्या, 2021 के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है वहां पे एक डिजास्टर आया था, उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, अ पोर्शन ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर ब्रोक ऑफ एंड कॉज द हैवॉक। ये आपकी स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है, देयर वाज सडन फ्लड इन द मिडल ऑफ द डे इन द धौली गंगा एंड द ऋषि गंगा एंड अलकनंदा रिवर्स। सो ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट 3 है उसके अंदर है, तपोवन, विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट एंड ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट वर एक्सटेंसिवली डैमेज्ड। तो 3 स्टेटमेंट आपकी दी गई है। ऑप्शंस आपके ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, एंड ऑप्शन डी है जो आपका 1, 2 एंड 3। अगर मैं बात करूं इन ऑप्शंस की, स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट होती है। जो ये आपका डिजास्टर आया था ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर के टूटने की वजह से आया था, और इस ग्लेशियर के टूटने की वजह से जो आपकी 2 रिवर्स है, धौली गंगा और ऋषि गंगा, इनमें अलकनंदा के अंदर इनके अंदर जो वाटर का लेवल है एकदम से राइज कर गया था, और उसकी वजह से जो नियर बाय विलेजेस थे, जितना भी स्ट्रक्चर था वो सारा डैमेज हो गया था। इवन आपके जो हाइडल प्रोजेक्ट थे वो भी डैमेज हो गए थे।
तो तीनों स्टेटमेंट की बात करूं, तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, अर्थ सिलिकेट मेंटल, इट्स लिक्विड आयरन निकल आउटर कोर, और ऑप्शन डी है आपका अपर कोर एंड लोअर कोर। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटीज को थोड़ा समझते हैं। अर्थ के अंदर क्या है, 3 लेयर होती है आपकी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये तीनों जो लेयर हैं इनके अंदर क्या है, अगर मैं क्रस्ट की बात करूं तो क्रस्ट आपकी सॉलिड स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, मेंटल आपकी लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगी, और जो कोर है आपका वो सेमी लिक्विड या फिर आप उसको मोल्टन स्टेट भी बोल सकते हो। इन तीनों लेयर्स के बीच में क्या है, एकदम से कोई चेंज नहीं आता है। जहां पर चेंज आना स्टार्ट होता है उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपकी डिसकंटिन्यूटीज लिखी गई हैं और इस तरफ आपकी लेयर्स हैं। तो अगर मैं क्रस्ट की बात करूं एग्जांपल के तौर पे, अगर ये अर्थ है आपकी और ये जो फर्स्ट लेयर है ये आपकी क्रस्ट है, उसके बाद आपकी मेंटल है, फिर कोर है, तो इन तीनों लेयर्स के बीच में क्या है, डिसकंटिन्यूटी आएगी, जहां पर आपका जो मटेरियल होगा वो आपका लिक्विड से सॉलिड या फिर जो एलिमेंट्स हैं उनमें चेंजेस आना स्टार्ट होगा। तो बात करें तो इन तीनों लेयर्स के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है उनको हमने नाम दिया है, जैसे कि कोरनाट डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, रैपिडिटी, और उसके बाद गुटनबर्ग लेमन। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कौन सी 2 लेयर्स के बीच में आती है। तो अगर आप इमेज में देखें तो ये रही आपकी गुटनबर्ग, तो अगर आप इमेज में देखें तो ये रही आपकी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और ये आपकी आउटर कोर और जो लोअर मेंटल है, अगर आसान शब्दों में कहें तो मेंटल और कोर के बीच में आपको ये देखने को मिलेगी। अगर हम यहां पर बात करें इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन रॉक्स के ऊपर पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 रॉक्स। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो लाइमस्टोन है, शेल है, सैंडस्टोन है, मार्बल है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये चैप्टर जो होगा रॉक्स वाला, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है काफी इजी क्वेश्चन है, सो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैं इनकी बात करूं तो इनमें से जो ऊपर के 3 रॉक्स हैं ये आपके सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, देखिए 3 तरह के रॉक होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक इग्नियस रॉक है, एक सेडिमेंट्री है, एक मेटामॉर्फिक है। इग्नियस रॉक को आपकी प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। ये सबसे, इसकी जो फॉर्मेशन है वो सबसे पहले होगी, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होगी, फिर मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर के 3 ऑप्शन ए, बी एंड सी, वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। और अगर मैं बात करूँ 4th ऑप्शन की तो वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। इस इमेज में देखिए, ये आपका मार्बल है और ये आपका लाइमस्टोन है। जो मार्बल है उसकी जो फॉर्मेशन है वो लाइमस्टोन से ही होती है। ये जो लाइमस्टोन है इसकी फॉर्मेशन के बाद ही आपकी मार्बल की फॉर्मेशन होती है। रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, प्रेशर चाहिए होता है और उसके साथ आपको टेम्परेचर चाहिए होता है। इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर जब लाइमस्टोन पे पड़ता है तो यही रॉक जो है आपकी बाद में कन्वर्ट होके मार्बल की फॉर्मेशन लेती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, मार्बल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंडोजेनेटिक मूवमेंट, या फिर मैं बात करूं जो 2 तरह की मूवमेंट होती है अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर, एक एंडोजेनेटिक, एक एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक मूवमेंट जो अर्थ के इंटीरियर के अंदर होती है, जो अंदर अंदर वर्क करेगी यहाँ पर, और एक्सोजेनेटिक आपके मूवमेंट जो अर्थ सरफेस के ऊपर काम करती है। सो एंडोजेनेटिक मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिफ्ट वैली। देखिए, रिफ्ट वैली क्या होता है, अगर आप इस इमेज से समझिए, यहाँ पर एक लैंड एरिया है, यहाँ पर भी एक लैंड एरिया है। ये दोनों लैंड एरिया जब अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज करते हैं तो जो बीच का सेंटर का एरिया होता है वो नीचे की तरफ को स्लाइड करेगा, और स्लाइड करने के बाद क्या होगा, ये साइड वाले जो 2 एरियाज होंगे ये आपको हाइट पे नजर आएंगे, और जो नीचे वाला एरिया होगा, बीच वाला सेंटर वाला एरिया होगा, क्योंकि स्लाइड कर गया होगा नीचे की तरफ, तो वहां पे गहरी खाई टाइप आपको नजर आएगा। उसको हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में वैली भी बोलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखिए तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये दोनों जो एरियाज है, दोनों जो लैंड एरिया है, ये अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर गए, जिसकी वजह से जो सेंटर का एरिया था वो स्लाइड करके नीचे आ गया, और ये जो फॉर्मेशन हुई इसी को आपकी रिफ्ट वैली कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका प्लैनेटरी विंड्स से पूछा गया है। प्लैनेटरी विंड्स आपका टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी, उसके अंदर आपका प्लैनेटरी विंड टॉपिक आता है। क्वेश्चन है आपका, कोरियोलिस फोर्स
देखिए सबसे पहले कोरियोलिस फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। कोरियोलिस फोर्स होता क्या है? जो हमारी अर्थ है, क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है वो आपकी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपकी जो अर्थ है वो रोटेट करती है। अब इस रोटेशन की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जिसका नाम आपका कोरियोलिस फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको आप एक रस्सी से बांधेंगे और उसको घुमाएंगे, तो उस घुमाएंगे जब आप उसको, तो वहां पर दो फोर्स पैदा होती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी तरह से आपकी जो अर्थ है जब वो घूमती है तो उस टाइम पर एक फोर्स पैदा होती है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स करती क्या है? ये कोरियोलिस फोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा जो ओशंस हैं उनमें एक चेंज लेके आती है। क्या चेंज है? कि अगर कोई भी चीज जो नदर्न हेमिस्फेयर में है उसको ये कोरियोलिस फोर्स हमेशा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में किसी भी चीज को ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप इस इक्वेटर पे खड़े हैं, इस इक्वेटर पे कहीं पर भी आप खड़े हैं, और अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ को मूव करते हैं, ये नदर्न पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो अगर आप नॉर्थ की तरफ को मूव करते हैं तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से, जाना तो आपको इसी तरह चाहिए, लेकिन इस कोरियोलिस फोर्स की तरफ से वजह से आप अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर इस एरो की मैं बात करूं, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, अगर इसका राइट हम देखें तो इसका राइट ये होगा, और अगर इसी पॉइंट से आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो इसका जो लेफ्ट होगा वो ये होगा। सो हमने क्या कहा? कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स हैं, जो वाटर है, वो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट सरफेस करंट एट एन एंगल ऑफ द अबाउट 45 डिग्री टू द विंड टू द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए जो अभी हमने आपको समझाया उसके हिसाब से पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट बनती है। ये कह रहा है कि कोरियोलिस फोर्स क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर में विंड को 45 डिग्री राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में 45 डिग्री लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है। उसके बाद हम दूसरी को भी देख लेते हैं। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विंड को डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। और उसके बाद राइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। एट एन एंगल अबाउट 25 डिग्री टू द विंड, ये भी आपका गलत हो जाता है। देखिए विंड की डिफ्लेक्शन जो होती है वो इस तरह से होती है, तो अगर आप देखें ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये आपका 45 डिग्री हुआ, सो ये आपका डिफ्लेक्शन का एंगल हुआ। तो आपकी स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट होगी, बाकी आपके रॉन्ग होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूनिवर्स, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर द लॉ ऑफ द प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। प्लैनेटरी ऑर्बिट्स की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखिए ये सेंटर में आपका सन है, सन के अराउंड आपके प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, सॉरी सन के अराउंड आपके जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट है, कौन प्लैनेट किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, किस तरह से इनका रेवोल्यूशन पाथ है, एलिप्टिकल है, बिल्कुल सर्कुलर है, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो ये जो लॉज दिए गए थे प्लैनेटरी ऑर्बिट के बारे में, ये किसने दिए थे? ये भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जोहानस केपलर होगा। ये आपके जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने प्लैनेट्स के ऊपर जो उनके ऑर्बिट है, किस तरह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने लॉज दिए हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कुछ प्रीवियस HCS पेपर्स को एनालाइज करके लेके आए गए हैं। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल गोयला क्लासेस के नाम से आपको YouTube पे मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।